हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK कैरियर क्लासेस में। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं सब लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण प्रवेश, और ग्रामीण प्रवेश के बारे में हम आपके लिए लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके थे भू राजस्व और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। आज मैं आपके लिए एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कृषि विकास और भूमि सुधार का। तो बेटा, कृषि विकास और भूमि सुधार क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में कृषि कृषि के बारे में जितनी योजनाएं हैं, कृषि का क्या योगदान है हमारे देश में, क्या GDP का योगदान है कृषि का, या हमारी पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, या भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी आई हैं, और इनका एग्रीकल्चर में क्या क्या रोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे, और ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो साथियों, आइए इस क्लास का आनंद लेते हैं, और इस क्लास से बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। सारे लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, जैसे अगर हम बात करते हैं भारत में कृषि, तो बेटा अगर भारत में हम कृषि की बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश में गणतंत्र लागू हो गया, जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए, तो उस समय हमारे देश की हालात जो थी बेटा बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत बुरी हालात थी। और तो उस हालात को सुधारने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे प्रयास किए गए हमारे देश की सरकारों द्वारा। तो शुरुआत की बात है सन 1951 और 52 की। तो उस समय जो हमारे देश में कृषि हुई थी, उस साल की अगर हम बात करें, तो देश की GDP में कृषि का जो क्षेत्र में जो योगदान था वो करीब 52% था, और कुल उत्पादन उस समय हुआ था उस वर्ष करीब 52 मिलियन टन उस समय उत्पादन हुआ था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेटा GDP क्या होता है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक नोट पहले आप पढ़िएगा कि यदि प्राथमिक क्षेत्र का GDP में हिस्सा लगातार गिरता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ता है, तो ये अल्प विकसित से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ मूव करता है। अब सवाल आपके दिमाग में आता होगा, 3 सवाल अभी आपके दिमाग में आए होंगे। एक तो GDP क्या होता है, दूसरा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। तो साथियों, धीरे धीरे क्लास में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे अभी कि प्राथमिक सेवाओं में क्या क्या आता है, द्वितीयक सेवाओं में क्या क्या आता है, और तृतीयक सेवाओं में क्या क्या आता है। देखिए, ये सब मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से इसमें नोट किया है। तो अभी हम इसको जानते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में क्या क्या आता है, और GDP क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें GDP की, तो बड़ा जो GDP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली सभी सेवाएं एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य GDP कहलाता है। यानी कि बेटा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश की जोग्राफिकल जो बॉर्डर होता है या कोई भी देश की जो सीमा होती है, उसके अंदर वो भी हम लोग प्रोडक्ट उगाते हैं या बनाते हैं, उत्पादित होने वाले सभी सेवाएं, जितनी भी सर्विस होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन सबका जो लास्ट रेट होता है या जो अंतिम मूल्य होता है, वही उस देश का GDP कहलाता है। ठीक है, समझ में आया गया होगा आपके GDP क्या होता है। अगली बात करते हैं। सपोज दैट, जैसे अगर किसी वस्तु का अंतिम मूल्य 100 रुपये हमने माना, तो मान के चलिए वो इसका GDP हो गया। अब GDP में देखिए उत्पादों की मैं बात कर रहा था आपसे, सकल घरेलू उत्पाद, 3 वर्ड है ना, एक सकल, एक घरेलू, एक उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं सकल क्या होता है। सकल बेटा होता है कि समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित होती हैं उनका अंतिम मूल्य, यानी जितनी भी वस्तुएं या जो भी सर्विसेज हैं जो उत्पादित हो रही हैं, जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका जो अंतिम मूल्य है या उनकी जो लास्ट वैल्यू है, वही शकल कहलाता है। ठीक है, या वही ग्रॉस कहलाता है। फिर बात करते हैं घरेलू की। घरेलू क्या होता है, यानी किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा जिसको बोला हमने अभी, उस देश के भीतर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो घरेलू बन रहे हैं। ठीक, घरेलू। अब बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद कौन से हैं? अभी मैंने बताया था आपके लिए, एक वर्ड ऊपर मैंने पढ़ा था, अभी एक लाइन पढ़ी थी ये वाली, कि यदि प्राथमिक क्षेत्र का GDP में हिस्सा लगातार गिरता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ता है, तो ये अल्प विकसित से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ मूव होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों की हमने बात करी। तो बेटा ये तीनों उत्पाद के अनुसार से बांटे गए हैं। तो आइए हम जानते हैं ये तीनों उत्पाद कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों की, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी सबसे पहले कृषि आती है।
हमारी आय का प्राथमिक साधन क्या है? सबसे पहले हमारे देश की आय का प्रधान साधन कृषि है। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि हुई ना सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले कृषि आएगी प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद कृषि से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें, जैसे बागवानी है, फ्लोरिकल्चर वगैरह है, मत्स्य पालन है, आपका मछली पालन है, पशुपालन है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खेती से ही कनेक्टेड हैं, कृषि से कनेक्टेड हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। इसके अलावा आपका खनन हो गया और उत्खनन हो गया, यानी माइनिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी ये प्रथम उत्पाद में आएंगी, या प्राथमिक उत्पाद में आएंगी, या प्राइमरी प्रोडक्ट में आएंगी आपके। दूसरी बात करते हैं अगर हम द्वितीय क्षेत्र की, सेकेंडरी एरिया की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी एरिया में तुम्हारे जो आएगा बेटा उत्पाद में, वो आएगा आपका निर्माण, बोले तो कंस्ट्रक्शन। दूसरा विनिर्माण, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग। ये निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है? निर्माण वो चीज़ होती है जिसको हमने एक बार बना दिया और वो सालों साल चलती रहे, और विनिर्माण ऐसी होती है जिसको हम लोग बार बार बनाते हैं, बार बार उसका उपयोग करते हैं, वो होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा इसमें आता है आपका विद्युत, यानी लाइट वगैरह, बिजली और गैस या जल की आपूर्ति। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं बेटा किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। अब बात करते हैं लास्ट की, तृतीयक सेवाएं क्या है या तृतीयक क्षेत्र क्या है, या टर्सरी सर्विस कौन सी हैं। तो ये आपकी आ जाती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया आपका इसमें। तो जैसे जो तुम बता रहे हो मुझे ये, तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? सेवाएं, होटल, ट्रांसपोर्ट, बीमा, शिक्षा और रेस्टोरेंट। इतनी सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस क्लास के बारे में। ये हमने जान लिया जीडीपी के बारे में, और हमने जीडीपी के जो उत्पाद हैं, 3 तरह के उत्पाद होते हैं जो भी हमारे यहाँ, उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम अगले बढ़ते हैं इससे आगे। जब 2019 और 2020 की बात करते हैं, तो इस समय देश की जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान रहा वो 17.8% रहा, और उत्पादन इस समय कितना हुआ? जो उत्पादन हुआ बेटा वो 297.5 मिलियन टन का हुआ। अब आप सोचिए कि पिछली बार जब 1951-50 में, 51-52 में कृषि में जीडीपी का योगदान रहा 52%, उत्पादन रहा 52 मिलियन, और इस बार 17% कैसे रहा? तो बेटा ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी तकनीकें, बहुत सारी जैविक चीज़ें इस्तेमाल करना सीख ली, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विकास हमारे देश में हो चुका, और उत्पादन इसलिए बढ़ा, और जो क्षेत्र का योगदान कृषि का जीडीपी में इसलिए कम है क्योंकि इसके अलावा फिर हमने द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जीडीपी में अपना योगदान बढ़ा लिया। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भाई अपना कंस्ट्रक्शन वाला, सेकंड वाला, और थर्ड होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, एजुकेशन जो तृतीयक सेवाओं में आता है। तो इन चीज़ों का देश की जीडीपी में योगदान बढ़ गया और कृषि का घट गया, उत्पादन कृषि का बढ़ गया। अब बात आती है इस समय की 2020-21 की अगर हम बात करें, तो इसमें बेटा जो देश की जीडीपी है, तो देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 19.9% है, और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन और बढ़ गया, 305.6 मिलियन टन 2021-20 में हो गया। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आप लोग के समझ में आ गई होंगी। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट्स, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन कौन से की पॉइंट हैं। वर्तमान में भारत में 40% कृषि का मशीनीकरण हो चुका है, यानी अगर भारत में 100% खेती हो रही है तो उसमें से 40% ऐसे किसान हैं जो मशीनों के प्रयोग से खेती कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया, चाहे कल्टीवेटर हो गया, चाहे आपका रोटावेटर हो गया, चाहे आपकी कंपाइन हो गई। इस तरह से आधुनिक मशीनों के द्वारा करीब 40% किसान अब खेती कर रहे हैं। बात आगे करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर 55% जनसंख्या कृषि से या कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। अगर अप्रत्यक्ष तौर पर बात करें, इनडायरेक्टली बात करें, तो 60% जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। और कृषि तो आप लोग जानते हो, उससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बड़ा कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं जैसे बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या इसके अलावा और भी जितने विभिन्न कृषि से संबंधित जितनी विधियाँ हैं, जितने आपके मतलब जो भी कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपके कृषि से संबंधित क्षेत्र में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी की। तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे आती है? तो बड़ा 2 तरह की होती है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी। एक होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी, और दूसरी होती है मौसमी बेरोजगारी। तो बात करते हैं पहली वाली बेरोजगारी की, इसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी क्या होती है, या अदृश्य बेरोजगारी? तो देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आशय होता है कि ऐसी बेरोजगारी
जो दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि सभी लोग रोजगार की स्थिति में हैं, परंतु यदि उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो होने वाले उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, क्या समझे इससे आप लोग? भाई सपोज दैट आप सब लोग ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश को पढ़ रहे हैं तो गांव से ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। सपोज दैट किसी के खेत में गन्ने की फसल बोई जा रही है। अब आपको पता चला आपकी गन्ने की फसल में आप 15 लोग काम कर रहे हैं या आपके 15 लोग गन्ने की फसल बोवा रहे हैं, तो दूर से देखने में ये लगेगा कि ये 15 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं से रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर उन 15 में से 2-1 लोग चले जाएं निकल के, तो क्या आपके उत्पादन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? या आपकी गन्ने की फसल नहीं होगी? तो ऐसी ही बेरोजगारी को, जो हमको दिखती नहीं है या जो अदृश्य रहती है, तो ऐसी ही बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी प्रकार की बेरोजगारी जो होती है कृषि में, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी भी गांव एवं कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें किसी एक मौसम में रोजगार में होता है और परंतु अगले मौसम में वही व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। सपोज दैट आपके गांव में कहीं पे कटाई हो रही है, इस समय किसी फसल की कटाई हो रही है, तो जो भी लोग हैं तो वो वहाँ पे कटाई से मजदूरी प्राप्त कर लेंगे। ठीक, और जब कटाई हो गई तो वो कुछ आपके जो आपके कृषक लोग हैं या जो मजदूर लोग हैं वो कुछ समय के लिए खाली हो गए। तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी बेरोजगारी की। अब हम बात करते हैं बेटा देश में पंचवर्षीय योजनाओं की, कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से आई, क्या होती हैं पंचवर्षीय योजना, इनका क्या योगदान है। अगर थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानें तो बेटा जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी ये भारत में अप्रैल 1951 से नए वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ था तब से ये शुरू हुई गई थी। ठीक है, प्लानिंग जो तुम्हारी योजनाएं आई थी तो भारत में नया वित्तीय वर्ष आया था, उससे ये योजनाएं लागू हुई थी। वर्ष 1951 से लेके 2017 तक की अगर हम बात करें तो अब तक वर्ष 1951 से लेकर और 2017 तक अब तक अगर हम बात करें तो टोटल बेटा 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। कितनी? 12। आप लोग यहाँ पर नोट लिख लेना। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी लास्ट वाली, ये 1 अप्रैल 2012 से और आपकी 31 मार्च 2017 तक चली। ठीक है, ये लास्ट योजना थी तुम्हारी और इसके बाद में फिर कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो 5 ईयर प्लान था ये ख़त्म हो गया। ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, कब से कब तक चली थी, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए थे, ये चीज़ हम जानेंगे। और चूँकि हम पढ़ रहे हैं कृषि के बारे में तो हम उसमें ये भी जानेंगे कि उस समय कृषि कार्य क्या क्या हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी हमारे लिए। तो अगर मैं बात करूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना की, आप लोग जानते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो भैया जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना आएगी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे और जवाहरलाल नेहरू के बाद उपाध्यक्ष जो कौन थे? वो गुलजारीलाल नंदा जी थे। ठीक है, ये आपको नहीं याद करना है, याद आपको क्या करना है देखो मैं बता दूँ आपके लिए। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 से 1956 के बीच में आई। क्या क्या कार्य हुए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ये पूछते हैं कि ये कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो ये हेराल्ड डोमार समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ये चीज़ आपको याद करनी है। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमार मॉडल या हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी, इसका बड़ा उद्देश्य पूछते हैं कि प्रथम प्राथमिकता किसे थी या इसका उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि, सिंचाई एवं यातायात, 3 चीज़ें इसका मतलब उद्देश्य था, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, हालांकि 3 चीज़ें थी इसमें उद्देश्य में, कृषि, सिंचाई एवं यातायात। आप तीनों को नोट कर लेना। ठीक है, 2 सबसे प्रमुख थी, कृषि एवं सिंचाई। फिर बड़ा एक विकास दर निर्धारित की जाती थी। तो उस समय जो विकास दर या लक्षित विकास दर जो निर्धारित करी गई थी या लक्ष्य जो रखा गया था उस समय वृद्धि दर का वो 2.1 रखा गया था। और इन 5 वर्षों में जो हमने प्राप्त विकास दर करी या वास्तविक विकास दर जो हमको जो प्राप्त हुई वो हुई 3.6%। यानी कि जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा हमारे लिए विकास दर प्राप्त हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस समय 3 बांधों का निर्माण हुआ
या 3 बहुउद्देशीय आपकी जो परियोजनाएं थी उनका निर्माण हुआ। सबसे पहले आपकी हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और तीसरी भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। तो भैया 3 ये परियोजना का उस समय विकास हुआ, ठीक है। तो भैया ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो ये परियोजनाएं बनी थी, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक बात आप याद रखना, इनके लिए जे.एल. नेहरू जी ने क्या कहा। एक सवाल आता है कि जे.एल. नेहरू ने नदी घाटी परियोजना के लिए क्या कहा। तो इन्होंने इसके लिए कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। क्या कहा था नेहरू जी ने? आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। नेहरू जी ने किसको कहा था? सवाल आ जाएगा आपका कि आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने किसको कहा। तो इन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं के लिए नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें घटी थी। देखो, इसी समय 2 अक्टूबर सन 1952 को 2 अक्टूबर सन 1952 को गांधी जी का जन्म दिवस होता है, आप जानते हो 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। और किसके सहयोग से हुई थी? तो ये अमेरिका के सहयोग से हुई थी। तो ये बातें हो गई तुम्हारी जो मेन कार्य हुए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी समय आप यहीं पे नोट कर लेना, 1951 में प्रथम जनसंख्या नीति भी आई थी। फर्स्ट जनसंख्या नीति, प्रथम जनसंख्या नीति भारत में आई थी। तो वो कब आई थी? 1951 में आई थी। और बेटा ये विश्व में भी सर्वप्रथम थी जनसंख्या नीति, वो 1951 में, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। ये पॉइंट भी लिख लेना। तो ये तो कॉमन बातें हो गई, ठीक है। अब बात करें अगर मुख्य कृषि कार्य कौन कौन से हुए, तो ये देख लेते हैं। ये जो मैंने साइड से बना दिए हैं, ये लगा दिया मैंने फोटो, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कृषि कार्य कौन कौन से हुए, तो बेटा मुख्य प्राथमिकता इसमें यह थी, इस योजना में, कि खाद्य संकट को दूर करना, ठीक है, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उस समय हम लोग विदेशों से बहुत ज़्यादा राशन पानी अपना खरीदते थे, खाद्य सामग्री हमारे यहाँ नहीं होती थी, और हम वो जो खाद्यान्न सामग्री विदेशों से खरीदते थे उससे अपने और अपने संतानों का भरण पोषण करते थे। लेकिन हमारा इसका उद्देश्य यही था कि भैया हम अपने खाद्य संकट को दूर करें और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करें। दूसरा था कुल राजस्व व्यय का 31% कृषि क्षेत्र में दिया गया, यानी अगर टोटल 100% राजस्व है तो उसका 31% कृषि क्षेत्र को दिया गया, ठीक है। अगला अनुमान उत्पादन कितना था? हमारा अनुमान था कि 62 मिलियन टन हम लोग उत्पादित करेंगे, यानी जो लक्षित विकास दर था वो 2.1 था उसी के हिसाब से। और जो वास्तविक उत्पादन हमारा हुआ वो 67 मिलियन टन हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा दूसरी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी, एक बात ये आपको पता होना चाहिए। तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में जो रही, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही थी। तो इसमें कौन कौन से महान कार्य हुए, एक तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, दूसरी इसमें जो मॉडल है वो किसका है। तो भैया ये जो मॉडल है ये महान लोविस का मॉडल है, ठीक है। ये महान लोविस का मॉडल है, महान लोविस मॉडल पर आधारित थी, महान लोविस मॉडल पर आधारित थी। इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर बात करते हैं इस योजना में उद्देश्य क्या थे, तो इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था वो उद्योगों में विकास या इंडस्ट्रियल एरिया के विकास की बात करी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसी के हिसाब से इस पंचवर्षीय योजना में भैया कुछ बड़े बड़े हमारे यहाँ स्टील या लौह इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई। इसमें 3 मुख्य कारखाने बने आपके, तो मैं तीनों का नाम आपको बताता हूँ। एक दुर्गापुर, एक भिलाई, एक राउरकेला। जो राउरकेला, तो ये 3 आयरन स्टील प्लांट की स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ ये तीनों कहाँ कहाँ हैं। दुर्गापुर वाला आपका है बेटा, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और दुर्गापुर किसकी हेल्प से बना है? ये ब्रिटेन की हेल्प से बना है। दूसरा आपका भिलाई, ये आपका झारखंड में है, ये USSR की हेल्प से बना है, यानी रशिया की हेल्प से बना है। और तीसरा आपका राउरकेला है, ये बेटा उड़ीसा में है,
जो कि जर्मनी की हेल्प से बना है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी समय चितरंजन लोकोमोटिक्स एवं सिंदरी उर्वरक कारखाना की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस समय हमारा जो लक्षित उद्देश्य था क्या था, तो जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, लक्षित विकास की दर रखी गई थी, तो वो 4.5 रखी गई थी। 4.5 रखी गई थी और हमने प्राप्त कितना किया था इसमें, 4.5 हमारी लक्ष्य दर था और हमने उसमें से 3.5 की वास्तविक विकास दर प्राप्त की थी, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा घटा था हमारा। कृषि के प्रमुख कार्य क्या हुए थे इसमें, उद्देश्य था इसमें कृषि का भी था और उद्योग था, लेकिन इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इसमें मुख्य ध्यान उद्योगों के विकास पर दिया गया। कुल राजस्व व्यय का कृषि के क्षेत्र का 21% दिया गया, यानी इसमें टोटल राजस्व का 21% दिया गया कृषि को, यानी पिछली बार से घटा दिया गया। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम था कृषि उत्पादकता में कमी आई। ठीक है, कृषि उत्पादकता में इसमें थोड़ी सी कमी आ गई द्वितीय पंचवर्षीय उसमें, ठीक है, योजना में। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। बाकी ये चीज़ आप थोड़ी सी पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, फोटो दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना कि उस समय भी सरकार जवाहरलाल नेहरू की थी, तो वही अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष इसके बीटी कृष्णमाचार्य जी थे। ठीक है, योजना 4800 करोड़ रुपए की थी। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं बेटा। जो इंपॉर्टेंट परियोजना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस समय हमारे देश ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी उठाई थी, क्योंकि इसी समय बेटा हमारे देश ने 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, 1966 और 1961 वाली जो परियोजना है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, तो उस समय भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष उस समय गुलजारीलाल नंदा जी थे। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अगर हम मॉडल की बात करें, तो भैया वैसे तो ये 4 मॉडल पर आधारित थी। 4 मॉडल कौन कौन से थे, एक शैडी जी का मॉडल, एक चक्रवर्ती का मॉडल, एक मोहन लोविस का मॉडल। तो ये 4-5 मॉडल थे, लेकिन अगर मेन मॉडल की बात करें तो ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कौन सी, सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल और जे सैंडी का डोमेस्टेशन मॉडल, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, इस योजना का क्या उद्देश्य था। अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना में बेटा 2 उद्देश्य रखे गए थे। कृषि एवं उद्योग दोनों पर ध्यान देने का इसमें उद्देश्य था। ठीक है, तो इसमें एक कार्य हुआ आपका, वो आपका आप नोट कर लेना। यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाया था, किसी कारणवश मैं भूल गया शायद। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ, जब उद्योग की बात करते हैं, एक यहाँ पे स्टील की लोहा की उसमें एक यहाँ पे बनाई गई थी कारखाना, बोकारो लौह इस्पात कारखाना की स्थापना यहीं पे की गई थी। किसकी, बोकारो लौह इस्पात कारखाना की। सेकंड वाले में कौन कौन से हुए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। लेकिन इसमें थर्ड वाले में आपका एक बेटा बना था, कौन सा, ये याद रख लेना, बोकारो लौह इस्पात कारखाना या बोकारो स्टील कारखाना। ठीक है, कुछ भी आप लिख लेना, बोकारो आयरन स्टील प्लांट, इस तरह से चाहे लिख लेना, चाहे बोकारो लौह इस्पात कारखाना लिख लेना। तो ये कहाँ बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये झारखंड में है। ये किसकी हेल्प से बना है, तो ये भी यूएसएसआर की हेल्प से बना है। अगर नंबर की बात करें तो ये भारत में 4थे नंबर का स्टील प्लांट था। 3 पिछली सेकंड वाली योजना में बन गए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, और ये 4थे नंबर का था, बोकारो वाला। ठीक है, तो इस योजना का एक उद्देश्य और क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना का उद्देश्य था। लेकिन क्या कहें, हमारे देश के या तो दुर्भाग्य की बात कह लो या कुछ और कह लो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आई। देखो, आप जानते हैं कि 1962 में इंडिया और चाइना का एक एग्रेशन हो गया, या इंडिया चाइना के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। किसको लेकर, सीमा को लेकर। ठीक है, तो भारत चीन के बीच में फिर बेटा युद्ध छिड़ गया। 2 युद्ध लड़े हमने इस समय 1962 में, इंडो चाइना एग्रेशन जिसको बोलते हैं, या भारत चीन युद्ध बोलते हैं, जो हमने 1962 में लड़ा। ठीक है, तो इसी वजह से हुआ क्या, भारत में प्रथम बार रुपए का प्रथम अवमूल्यन हो गया या डिवैल्यूशन हो गया। तो अगर सवाल कभी कभी आ जाता है कि रुपए का डिवैल्यूशन कब हुआ, अवमूल्यन कब हुआ, तो बेटा ये 1962 में हो गया। हमारे देश में बहुत सारे संकट आ गए जब चीन से हमारा देश युद्ध हो गया। तो सवाल आता है कि भारत में रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब हुआ, तो 1962 में हुआ। ठीक है, डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी या रुपए का हमारे भारत में कब हुआ, तो 1962 में हुआ। तो पहला युद्ध जैसे तैसे हम लोग उभर पाए 1962 वाले से। अब जैसे ही हम लोग 1964 में आए, तो बेटा 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री थे,
तेजस्वी प्रधानमंत्री थे, उनकी बेचारों की मृत्यु हो गई 1964 में। तो जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो फिर क्या किया जाए, तो फिर बेटा वहीं पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन? गुलजारीलाल नंदा जी। अब गुलजारीलाल नंदा जी बनाए गए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब? 1964 की ये बात है। तो फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर सेकंड पीएम हमारे देश के बनकर आए। कौन? आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी बनकर आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उस समय हमारे देश में कृषि का विकास इसलिए नहीं हो पाया, मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और कृषि जो हमारे देश में होती है, आप लोग ये बात जानते हो कि हमारे देश की जो खेती होती है वो मानसून पर आधारित होती है। और उस साल बेटा मानसून आया नहीं, मानसून बहुत कमज़ोर था, तो इसलिए उस साल हमारे देश में खेती भी नहीं हो पाई ढंग से और हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा। तो इसका हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी। फिर 64 जैसे ही बीता, फिर 1965 में पाकिस्तान ने अपनी बदतमीजी शुरू कर दी और भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, जिसको हम लोग इतिहास में 1965 का इंडो पाक वार के नाम से जानते हैं, जो कि 1965 में हुआ। तो ये इंडो पाक वार हुआ, इसका शांत करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे। ताशकंद कहाँ पड़ता है? जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये बात है 1965 की। ताशकंद समझौता के लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। तो वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी अकस्मात हालत में मृत्यु हो गई मृत्यु। फिर क्या हुआ बेटा, फिर एक बार हमारे देश में एक बार निराशा के बादल छा गए और फिर उससे क्या हुआ, फिर दूसरी बार गुलजारीलाल नंदा जी को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ठीक है, बनाना पड़ा। तो जैसे तैसे पाकिस्तान के युद्ध से निपटे हम लोग। फिर तीसरी बार जो थर्ड पीएम बनी भारत की, फिर इंदिरा गांधी जी बनाई गई, जिनको हम लोग हिस्ट्री में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और फिर उसी समय भयंकर सूखा पड़ रहा था। तो 1966 की बात आई, तो 1966 में उसी समय हमारे देश में अब तक का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना जो हमारी थी, ये अर्थव्यवस्था जो थी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। जो हमने सोचा था आर्थिक विकास दर की, हमने जो लक्ष्य रखा था वो 5.6 रखा था, लेकिन जो हमें वास्तविक विकास दर बेटा प्राप्त हुई वो 2.2% ही प्राप्त हुई। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे देश की अब तक की सबसे ज़्यादा असफल योजना यही है। अगर सवाल आ जाता कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा असफल योजना कौन सी रही, तो बड़ा ये थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारे देश की सबसे असफल योजना रही। ठीक है, क्योंकि इस समय जितनी प्रॉब्लम्स हमने झेली उस समय हमने आज तक इतनी प्रॉब्लम हमने कभी नहीं झेली। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर बेटा 3 साल के लिए हमारे देश में 66, 67 और 68 3 साल तक हमारे देश में बेटा फिर क्या रहा, योजना अवकाश रहा, जिसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। उसमें फिर बहुत सारे काम हुए। फिर उस समय हमारे देश में श्वेत क्रांति वगैरह आई, तो वो सब चीज़ें मैं आपके लिए आगे पढ़ाऊँगा। तो ये आप तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और हम आज का क्लास लगभग बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो 66 से लेके 69 जो योजना अवकाश रहा, प्लानिंग हॉलीडे रहा, वो क्या था उसके लिए मैं आपके नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।